बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजिल मजरी। आज का विषय काफी प्रासंगिक है आज के दौर के लिए, क्योंकि आज का विषय है बदलते मौसम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जी हां, बदलता मौसम, बढ़ता प्रदूषण आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जो ये समस्याएं हैं, हीट वेव से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सांस को लेकर परेशानियां, ये समस्याएं अब आमतौर पर दिखने लगी है। तो आज की डिबेट इसी पर आधारित है कि जो गंभीर आपातकाल स्वास्थ्य संबंधी लगा हुआ है, इस बचाव के उपाय क्या है, सरकार और समाज क्या कर रही है, इसी संबंध तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर के.डी. मंडल हैं, पूर्व प्रोफेसर और एचओडी मेडिसिन के जेएमसीएच के भागलपुर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में दीपक कुमार हैं, पर्यावरण अधिकारी यूएनडीपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, इन तमाम मुद्दों पर एक एक बिंदु पर चर्चा करने से पहले इस स्टोरी को देख लेते हैं। साल 23 मार्च को दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ मौसम पूर्वानुमान के महत्व को उजागर करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। इस साल इसकी थीम है आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व मौसम संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, जबकि 1961 से इसे एक वैश्विक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की एक खास बात यह है कि हर साल इसकी थीम बदलती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मौसम और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। हर साल नई थीम चुनकर विश्व मौसम संगठन किसी विशेष मुद्दे पर विश्व का ध्यान केंद्रित करता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव हो रहा है। औद्योगिक युग के बाद से पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस से 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इसके परिणाम स्वरूप भीषण गर्मी, सूखाड़, बाढ़, ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में खुद को स्वस्थ रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए अत्यधिक गर्मी में बाहर जाने से बचें, जल जनित रोगों से बचाव के लिए पानी उबाल कर पिएं और मच्छर जनित बीमारियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। इसके अलावा स्थानीय मौसम की चेतावनी पर नजर रखते हुए दी गई सलाह पर अमल करें, पौष्टिक आहार लें और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, ताकि बढ़ते तापमान और संक्रमणों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जलवायु परिवर्तन अब पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इससे लड़ने को, इससे जूझने को तैयार है। चलिए, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के.डी. मंडल, एचओडी मेडिसिन के, और साथ में जेएमसीएच भागलपुर में ये पूर्व प्रोफेसर भी रहे हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि मंडल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आज के दौर में जलवायु परिवर्तन दिख रहा है, बदलता मौसम दिख रहा है, तो कौन कौन सी बीमारियां जो है सबसे ज्यादा आम देखी जा रही है? बदलते मौसम में खासकर सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, गले में खराश, एलर्जी, धूल या पराग से त्वचा संबंधित समस्या और पेट संबंधित समस्या, यही मुख्य समस्याएं इस मौसम से आती हैं। ये इन जो समस्याएं हैं, तो किन व्यक्तियों पर, किन उम्र के लोगों पर सबसे ज्यादा असर करती है मंडल जी? ये बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर करती है। बच्चों के लिए भी खास सावधानी की जरूरत है, बुजुर्गों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस मौसम में जो बदलता मौसम है, तो जो बच्चे हैं और वृद्ध हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, क्या इस जलवायु परिवर्तन से, इस बदलते मौसम से लड़ने को तैयार है? क्या हमने उतनी तैयारियां कर रखी हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार जी मौजूद। दीपक कुमार जी, सवाल यही है कि क्या इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार और समाज तैयार है? क्या सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जाती है? जी हाँ, सरकार, समाज और जो हर एक इंस्टीट्यूशनल जो पैटर्न है हमारा, वो आज जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम है और एक अहम भूमिका निभा रही है।
पिछले एक दशक से जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया, जब जलवायु संधि आई, उसके बाद आज लगभग 11 साल हो गए हैं और एक दशक में हम लोगों ने बहुत कुछ बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया है, खास करके जलवायु परिवर्तन से बचने का। बदलाव मौसम में बहुत प्रासंगिक है। जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर जा रहा हो और पिछले लगभग 100 सालों के अंदर में आप 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो बदलाव वो मौसम में जो इरेटिक चेंजेज हैं वो देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और उस बदलाव को टैकल करने के लिए सरकार नीतिगत स्तर पे और एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, और जो सबसे बड़ी जो हमारे पास जो एसेट है ना, वो है हमारा विजडम, जो हमारे दादा और परदादा जो हमारे फोरफादर्स हैं वहां से जो चलती आ रही हैं, वो विजडम है। किस प्रकार से हम जल को संरक्षित करें, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को देखें, किस प्रकार से हम अपने मिनिमम नीड्स के अंदर रह सकते हैं, और साथ में ये जो तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस की हो, चाहे वो इरेटिक वेदर चेंजेस की हो, तो अब हम उस आपदा के स्तर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जहां पे क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क पैदा हो रहा है, जो जोखिम पैदा हो रहा है, उसके लिए 2005 से हम लगातार, जब से हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आई, उसके बाद से उस आपदा जोखिम के लिए किस प्रकार से हम रेजिलिएंट बनाएं, किस प्रकार से एक एडेप्टिव सोसाइटी बनाएं और किस प्रकार से मौसम के प्रति अनुकूलन बढ़ाएं। और ये सरकार की तमाम जो नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसीज है, हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान है हमारा क्लाइमेट चेंज का, जो, और इसी को देखते हुए सरकार एक बड़ी प्रासंगिक, लोगों को लगा कि एक बड़ी अजीबोगरीब चीज लेकर के आई, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ उसी विजडम को बताने के लिए किया था कि जो हमारे दादा परदादा लोगों ने हमें उस विजडम को दिया था। तो ये हर एक लेवल पे हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में बदलाव दिखेगा भी। और बिल्कुल सही कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है आज एक किसी व्यक्ति विशेष नहीं, किसी राज्य विशेष नहीं, बल्कि ना ही देश विशेष, बल्कि पूरे विश्व की ये समस्या बन गई है। और तमाम विश्व जो है एकजुट होकर तमाम इन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वैश्वीकरण के दौर में, मंडल जी आपसे ये सवाल है कि वैश्वीकरण के दौर में हमारे जो दिनचर्या है, हमारी खान पान की जो है चीजें बदली है, तो ये कितना असर डाला है हमारे हेल्थ सिस्टम को? इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके बचाव के लिए हमें संतुलित आहार लेना है, ताजे फल और सब्जियों का उपयोग करना है, विटामिन सी युक्त फल जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, इनका सेवन करना है। हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, जंक फूड से बचना है। बच्चे आजकल बहुत जंक फूड का उपयोग कर रहे हैं, उससे भी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनसे बचना है। पर्याप्त पानी भी पीना है जी। मौसम के अनुसार कपड़े भी पहनने हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखें, खासकर हाथ की सफाई, हैंड वॉशिंग जी। पर्याप्त नींद भी लेना है, कम नींद लेने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। और सुबह शाम नियमित व्यायाम करना है, नियमित दिनचर्या रखना है। इन उपायों से मौसम से होने वाले परिवर्तन से बचा जा सकता है। ये सावधानियां हर किसी को अपनानी चाहिए। बिल्कुल, ये सावधानियां नहीं, एक संकल्प है, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, एक उत्तम जीवन के लिए एक हर परिवार को, एक हर व्यक्ति को लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर वह खुद स्वस्थ होगा तभी अपने परिवार को भी और अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकता है। दीपक जी, जब हम व्यक्ति विशेष और समाज की बात करते हैं तो गांव और शहरों में हम अलग अलग दिनचर्या देखते हैं, उनकी जो जिंदगी है अलग होती है। तो गांव और शहरों में जो परिवर्तन आए हैं जलवायु परिवर्तन के बाद, उन्हें बांटने की क्या कोशिश की जा रही है, अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा रही है? जी हाँ, खासकर गांव की अगर हम बात करें, गांव और शहर में दोनों के रहन सहन और दोनों के अवस्थाओं में बदलाव तो दिखता ही है, लेकिन गांव ज्यादा रेजिलिएंट है इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्योंकि हम
शहर में और गांव के बच्चों के अनुकूलन में बहुत बड़ा अंतर है। वो एक खुली हवा में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो आसपास की जो पारिस्थितिकी है वो ज्यादा मायने में स्वस्थ है हमारे शहरों की पारिस्थितिकी से। जो चाहे वो जल की अवस्था हो, चाहे वायु की अवस्था हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण, आज के दौर में ये भी एक बड़ा कारक है तमाम चीजों के लिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो चीज आप देखती हैं, वो कम से कम गांव में वो उस स्टैंडर्ड पे है जहां पे रही बात उन जोखिमों को समझने की, तो उन जोखिमों को समझने के लिए आजकल बड़े स्तर पे कम्युनिकेशन डिवाइसेज, बड़े स्तर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम सबके पास उपलब्ध है। मोबाइल, कम्युनिकेशन, तमाम चीजें, और एजुकेशन के अंदर भी ये तमाम चीजों को डाला गया है। और आपको ये लगेगा कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज को समझता है कि उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार से है, और आज उनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल रही है कि जो उनकी निर्भरता जमीन के जल के अंदर ऊपर ज्यादा हो गई थी, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए तालाब की क्या महत्वता है, उनके लिए जंगल का क्या महत्व है, उनके लिए वो तमाम जो पर्यावरण के कारक हैं उनको किस प्रकार से जीवित रख सकती हैं। और एक बात उनको ये समझ में है कि सरकार उनको जीवित करके नहीं रखे है, उनको जीवित करके रखने वाली जो चीजें हैं वो प्राकृतिक परिस्थिति है, जिनके वजह से वो तमाम चीजों से लड़ सकते हैं। और जो उनका नेचुरल इकोसिस्टम है, जो उनकी प्राकृतिक परिस्थिति है, वो उनका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर उसको वो मजबूत करके रखेंगे तो वो हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रह सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्वस्थ रहने की जो सबसे बड़ी पहली नींव है वह शुरू होती है इन तमाम उपायों के साथ ही। मंडल जी, चूंकि अब गर्मी का मौसम भी आने वाला है, तो गर्मी के मौसम में हीट वेव की समस्याएं जो है आमतौर पर लोगों में दिखती है, और खासकर पटना जैसे, बिहार जैसे राज्य में जहां पर गर्मी की और हीट वेव की समस्या पिछले कुछ सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं। तो ऐसे मौसम में किस तरह की हम लोग कर सकते हैं बचाव, और क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए घर से जब बाहर निकलना हो जी, तो कपड़े सही ढंग के पहनने चाहिए, ये बाह और ये वगैरह एक्सपोज नहीं हो, पूरा ढका हुआ हो, और निकलने के पहले सफिशिएंट पानी घर से पी के निकले, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन का, जल के अभाव का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और फिर इस तरह का फीवर होता है जो बहुत मुश्किल से इलाज हो पाता है। जी, जापानी इंसेफ्लाइटिस की आप देखते होंगे तमाम जो समस्याएं देखने को मिलती है ऐसे मौसम में। दिमागी बुखार की बात हम करें मंडल जी, तो दिमागी बुखार, सेरिब्रल फीवर तो और भी बहुत कठिन रोग है, बहुत फेटल डिजीज है। उसके इलाज में तुरंत कोई हाई लेवल का हेल्थ सेंटर, एम्बुलेंस बुला के वहां पहुंच जाना चाहिए। उसमें देर करना रोगी के जान के लिए बहुत खतरे की बात होगी। तो ऐसी कई उपाय हैं जो हम कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए। पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण संकट से निपटने के लिए दीपक जी, एक दूरगामी कार्यक्रम और एक त्वरित कार्यक्रम, दो तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, और चलाए भी जा रहे हैं सरकार के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बाद पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया में बहुत अंतर आया है। तो अब जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की नई नई बीमारियां सामने आई हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या हमने अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई ऐसा एजुकेशन तैयार, ऐसा कोई विकल्प, क्या ऐसा कोई मॉड्यूलर तैयार किया है? जी हाँ, काफी स्तर पे पर्यावरण विज्ञान बच्चों के लिए आप देख रही हैं, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 से ही बच्चों को डाल दिया गया है। और पर्यावरण विज्ञान डालना ही वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो पा रहा है, वो चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है। और जो आपने ठीक कहा कि एक जो डिवाइड बना कोविड के बाद एक ऐसा डिवीजन बना कि जैसे पहले जो पॉलिसीज थी वो थी कि हमें इस चीज को खत्म करना है। अब जो पॉलिसीज है उनको समझ में आने लगा कि हम अपनी प्राकृतिक परिस्थिति को, इकोसिस्टम को किस प्रकार से रिस्टोर करेंगे। अब बहुत सारी चीजों को तो हमने मार दिया,
बहुत सारी परिस्थिति को मारा, लेकिन अब जो परिस्थिति जो बच गई हैं उनको बचाने की भरपूर कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और उसमें समाज की सहभागिता, उसमें पूरे छोटे स्तर पे जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो पंचायत है, उसकी सहभागिता। अगर हम पंचायत को ज्यादा कैपेबल करेंगे, गांव को ज्यादा कैपेबल करेंगे किसी भी जोखिम से लड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा आपदा में जरूरत क्या होती है? इंस्टेंट रिस्पांस की। अगर हम उस स्तर पे, गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे हम बच्चों को, समाज को ज्यादा एक्टिव करेंगे तो हमें रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा। और जितना जल्दी रिस्पांस सिस्टम होगा, उस आपदा से लड़ने में जो हमारी जो भी जोखिम होगी, उससे लड़ने में जो नुकसान होगा हमारा, वो कम होगा। तो सारी पॉलिसीज अभी डाउनवर्ड चल रही है। नीतिगत तौर पे पंचायतों को समावेश किया जा रहा है, समावेशी नीति, समाज को उसमें लाया जा रहा है उन नीतियों के अंदर में, और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि हम किसी प्रकार के आपदा जोखिम, और सबसे बड़ी जो आपदा जोखिम आज के दौर में है वो जलवायु परिवर्तन की है। और ये कोई हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच हम अपने पंचायत को उस प्रकार से अवेयर कर रहे हैं, पंचायत को उस प्रकार से इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि इमीडिएट वो किसी तरीके का रिस्पांस ले सके। वो पंचायत के अंदर जो चिकित्सा हो, चाहे पंचायत के अंदर स्कूलें आती हो, पंचायत के अंदर वो सामाजिक जो संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो, क्योंकि आप जलवायु परिवर्तन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो ग्रुप है वो महिला है, वृद्ध है, बच्चे हैं। तो उन लोगों को उस समावेशी प्रक्रिया के अंदर में महिलाओं को बहुत ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। और महिलाएं एक ऐसी ताकत हमारे पास हैं जो इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और जलवायु संकट से आने वाले, चाहे वो जल संकट हो, चाहे हवा का संकट हो, उससे लड़ने में उनकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो थर्ड जेंडर हमारे, जिसको LGBT बोलते हैं, उनको हम लोग पर्यावरण पूरे इस पूरे क्लाइमेट चेंज के को लड़ने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए जो हमारी टीम है वो लगातार लोअर लेवल से, पंचायत के स्तर पर से म्यूनिसिपल के स्तर पर काम कर रही है। और आप इसका बहुत आम बच्चों के अंदर आज देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रति उनको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज किस प्रकार से हमें नुकसान कर रही हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं। कैसे हम अपने जल को बचाएं, घर में बता रहे हैं कि आप ऐसे टंकी लगाओ जहां पे बता दे कि भाई हाँ ये टंकी आपकी भर गई है। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तरीके से करें, आप अपने विजडम का प्रयोग सही तरीके से करें, तो दोनों अगर हम समावेशी तरीके से समाज को, सरकार को और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसको अगर लेकर के हम चलते हैं तो एक बृहद, त्वरित भी और एक बृहद नीति के ऊपर हम लोग बिल्कुल रिजिलिएंट तरीके से काम कर सकेंगे। बिल्कुल कितनी सारी बातें निकल कर आई आपकी बातों से कि किस तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सजग करें, अवेयरनेस फैलाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवेयरनेस जो है सरकार द्वारा जो फैलाई जा रही है पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है ताकि हर व्यक्ति जाने और प्रकृति से जुड़ाव रखे। क्योंकि प्रकृति से जुड़ेगा तभी पर्यावरण जो है, जो इम्बैलेंस हुआ है, वो बैलेंस उसका बन पाएगा और इससे हम लड़ने को तैयार हो पाएंगे। मंडल जी, हम चूंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात कर रहे हैं और दीपक जी ने बताया कि सबसे बड़ी जो पहला शिकार है स्वास्थ्य संबंधी इन जलवायु परिवर्तन का, वो है बच्चे, वृद्ध और महिलाएं। तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं पर ज्यादा ये होता है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखे और कई घरेलू नुस्खे भी वो करती हैं ताकि सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो किचन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है? बच्चों के लिए खासकर एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है जी, कि जन्म से 5-6 साल तक सर्टेन इंटरवल पर उनको प्रेस्क्राइब्ड है कि ये वैक्सीन लेना है। तो बच्चे उस वैक्सीनेशन से बहुत सी आगे आने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं, प्री एंटीनेटल केयर जी, हर 3-3 महीने पर अस्पताल जाके लेडी डॉक्टर से मिलके अल्ट्रासाउंड कराना, फीटल हेल्थ का चेकअप कराना और फिर दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में टेटवैक का वैक्सीन दिया जाता है जिससे मदर और बेबी दोनों सुरक्षित रहते हैं। इन सावधानियों से फिर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी बहुत रक्षा होती है।
मंडल जी, एक सवाल यह भी है कि हमारे किचन में कौन कौन सी ऐसी औषधियां छिपी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, खासकर ऐसे मौसम में? जैसा कि मैंने जी। पहले भी जिक्र किया, जी जितने साइट्रस फ्रूट हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, जी इस तरह के और भी साइट्रस फ्रूट हैं, उनके लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, मजबूत होता है। सही ढंग से दूध का भी सेवन करना जी और भी ताजे फलों का सेवन करना, हरी सब्जी खाना, जी ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले पोषक तत्व मिलते हैं इससे। यानी कि हमारे किचन में भी ऐसे जादुई मेडिसिन छुपे हुए हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अपने परिवार का और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। दीपक जी, हम बात कर रहे हैं सरकार के कर्तव्य की कि क्या कर्तव्य है एक सरकार का कि अपने नागरिकों को इस जलवायु परिवर्तन से बचाए, लेकिन एक आम जनता का, एक व्यक्ति का अपने राज्य के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति क्या कुछ कर्तव्य हैं जो उसे पूरे करने चाहिए? पहली तो बात यही है कि उनको ये समझ में है कि हमें जो प्रकृति की जो हमारी पारिस्थितिकी है वो हमें जिंदा करके रखी हुई है, लेकिन जिंदा करने के लिए उनको स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रखने के लिए जो आप पारिस्थितिकी सेवाएं लेती हैं, चाहे वो जल हो चाहे वायु हो, तो 99% वो सेवाएं मुफ्त हैं और उसका मुफ्त में आप व्यवहार करती हैं, उसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। जी तो तनिक सोचें कि जब हम उसके लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है तो हमें करना क्या है। पृथ्वी तो रहने वाली है, पृथ्वी कभी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, वो आपके लिए रहने लायक नहीं होंगी, शायद यही हमें सोचना होगा। क्या हम आने वाले अपने बच्चों को वैसी जिंदगी देंगे जहाँ पे वो बीमार जल को पिएंगे, बीमार हवा को लेकर के चलेंगे, सिलेंडर टांग के चलना पड़ेगा? क्या हर एक सक्षम है वो साफ जल लेने के लिए, वो पानी वाली बोतल और तमाम बेवरेज लेने के लिए वो सक्षम है? नहीं ना। तो अगर सक्षम नहीं है तो आज से मान लें कि छोटी छोटी चीजें आप अपने जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आप कम से कम एक, आप वो नहीं कर सकते तो एक गड्ढा तो करके एक छोटा मोटा तालाब तो आप अपने पास रखिए। नहीं कर सकते तो एक बोरिंग जैसा होल तो करके आप रख सकते हैं जहां से आप अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। देखिए, जल अगर सही तरीके से आपका वाटर टेबल है तो वो वाटर टेबल आपको तमाम कार्बन के एमिशन से बचाता है, वायु प्रदूषण से बचाता है, क्योंकि जल एक बड़ा शोषक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। अगर वो हमारा जल सिस्टम, जलीय सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं और बहुत संतुलित करके रख सकते हैं। और हमारा आचार व्यवहार बिल्कुल, हम एक गिलास पानी, जितना पानी पीते हैं उतना ही पिए ना, जितना लेते हैं उतना ही पिए। क्यों हम व्यवहार, अगर आपके यहाँ जल का बहुत भंडार है तो जरा तनिक सोच के देखिए कि दूसरे जगहों पे भी जल की कमी है ना। आपके यहाँ हवा अच्छी है तो जरा सोचिए दूसरे जगहों पे हवा की कमी है। तो एक वैश्विक, एक सामाजिक, एक बुद्धिमत्ता की जरूरत है। आपके दादा परदादा ने इतने तालाब बनाए थे, आपको उन तालाबों को हमने खत्म कर दिया, उन कुओं को हमने मार दिया। क्यों मारा? जरा सोचें। अब धीरे धीरे करके ये बातें उनको समझ में आ रही हैं कि उनके दादा परदादा बहुत इंटेलिजेंट थे। हम लोग पढ़ करके उतने इंटेलिजेंट नहीं हुए जितने वो बुद्धिमान थे, और उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें आगे, और हम आगे बढ़ते जाएं और पर्यावरण को बस केवल एक सपोर्ट करें, एक सहज एक सपोर्ट करें कि हम आपसे ले रहे हैं तो उनका एक ऑब्लिगेशंस रखें कि हम आपसे 99% इकोसिस्टम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, उसकी एवज में हम आपको तंग नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल, यानी कि एक आभार व्यक्त करें, प्रकृति से जुड़ाव रखें, लेकिन प्रकृति को सहेजे भी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो आप पर बिल्कुल निर्भर है उसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे, यह सोचने वाली बात है। और ये हमें नहीं, हम सभी को सोचना चाहिए। मंडल जी, चूंकि समय अब हो चला है खत्म की ओर, तो कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें स्वास्थ्य संबंधी? अभी जो चर्चा चल रही थी, जीने का सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। प्रकृति हमें जिंदा रखे हुए है, हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना हम अपने दैनिक जीवन में उसको प्रदूषित करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से, जल के शुद्धिकरण से, तालाब से, कुएं से, इन चीजों की व्यवस्था करने से फिर वाटर रिचार्ज हो जाएगा। अब प्लांट्स लगने से फिर एटमॉस्फेयर भी
तरोताजा रहेगा, शुद्ध वायु मिलेगी। ये सब बहुत जागरूकता पूर्वक प्रचार प्रसार करने से ये होने वाली बात है। और हम लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम जो एक संकल्प लिया है, इसे हर जगह किया भी जा रहा है तमाम जगहों पर। तो बहुत जरूरी है कि अपनी प्रकृति को हम सहेजें, एक संकल्प ले कि जो प्रकृति है ये हमारी है, आपकी है और सबकी है, तो इसे सहेजने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।